हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना वायरस की ये दूसरी लहर बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि अब इस वायरस ने बच्चों को भी अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। 8 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चों में भी यह संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। सूरत में 14 दिन के एक संक्रमित बच्चे की मौत हो गई। बच्चा वेंटिलेटर पर था, संक्रमण रुका नहीं, जिसकी वजह से उसका मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में बच्चों में कोरोना के संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। दिल्ली में हर रोज डॉक्टर्स की 20 से 30% टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से बच्चों में कोरोना के लक्षणों को लेकर जांच हो रही है। क्योंकि सवाल बच्चों का है, इसीलिए चिंता भी ज्यादा है। आज इस प्रोग्राम के जरिए हम कई ऐसे सवालों के जवाब तलाशेंगे जिनका जवाब बहुत जरूरी है। बच्चों में कोरोना केसेस का बढ़ना या इनका सामने आना कितनी बड़ी चुनौती है? क्या ये नया वेरिएंट बच्चों को ज्यादा टारगेट कर रहा है? पेरेंट्स को इसको लेकर चिंता है। अगर आपके बच्चों में कोरोना का कोई भी लक्षण दिखे तो आप क्या करें? बच्चों में कोरोना के वो कौन से खास लक्षण हैं जिन पर आपको सावधान होना चाहिए? बच्चों के अंदर कोरोना संक्रमण को लेकर उठ रहे इन तमाम बातों के जवाब आपको हमारे इस प्रोग्राम में मिलेंगे। हमारे साथ देश के 3 बड़े बाल रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं। मैं परिचय करा रहा हूं। हमारे साथ डॉक्टर तुषार मनियार हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स, नानावती हॉस्पिटल, मुंबई से। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं, बेहद सीनियर जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर झुमा शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, एम्स हैं दिल्ली के, और इंडिया इंस्टीट्यूट से, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर झुमा हमें ज्वाइन करने वाली हैं आपसे थोड़ी देर के अंदर। मेरा पहला सवाल डॉक्टर मलिक आपसे होगा। हम ये पढ़ रहे हैं अखबारों में, जो डेटा आ रहा है कि इस सेकेंड वेव में बच्चे भी कोरोना के शिकार बन रहे हैं, सिम्टम्स काफी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो 18 साल से कम उम्र के लोग, उन पर तो हमारे यहाँ पर शायद टेस्ट ही नहीं हुए हैं। वैक्सीनेशन की बारी तो खैर 45 साल से नीचों की नहीं आई है, लेकिन अभी तो बच्चों में हमने वैक्सीन का असर कैसा है ये परखा भी नहीं है। क्या आप मानते हैं कि ये सेकेंड वेव और ये म्यूटेंट वेरिएंट नाम की अगर कोई चीज इस वक्त है तो बच्चों को उससे ज्यादा खतरा है? और डेफिनेटली ये जो वेरिएंट आया है ये क्लासिकल कोरोना से बड़ा डिफरेंट वेरिएंट आया है। जो क्लासिकल कोरोना वेरिएंट आया था, अगर हम वर्ल्ड ओवर के आंकड़े लें तो आप ये समझ लीजिए कि वो कम से कम उसने सिर्फ 2% बच्चों को अफेक्ट किया था। लेकिन जो ये वेरिएंट आया है ये बच्चों को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू। डॉक्टर साहब चाहें तो बोलते रहिए, आप कैमरा एडजस्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। ये सब कोरोना की चुनौतियां हैं जो आप भी फेस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बोलिए आप। सो नाइस ऑफ यू। तो ये बेसिकली जो है ये अभी जो बच्चों का वेरिएंट आया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये वेरिएंट जो है जिसको हम 1.1.6 कहते हैं या 1.6.1.7 कहते हैं, ये वेरिएंट और खासकर जो ड्यूअल म्यूटेशन वाला वेरिएंट आया है ये वाकई ही काफी खतरनाक है और ये बच्चों को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अगर हम क्लासिकल कोरोना की बात करें, केवल 2% जो बच्चे हैं वो पिछली बार कोरोना से ग्रसित हुए थे। यानी जितना पूरा कोरोना के पेशेंट्स हुए हैं 18 साल से छोटे बच्चे जो है वो केवल 2% उन्होंने अपना शेयर लिया है, जबकि पॉपुलेशन में उनका शेयर 35% है। तो इसका मतलब है कोरोना बड़ा प्रोटेक्टेड था। लेकिन इस टाइम जो कोरोना चल रहा है उसके अंदर जो है काफी ज्यादा बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी और कोविड का हॉस्पिटल भी चला रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि बच्चे के अंदर ये काफी कॉम्प्लिकेशन हो रही है और बच्चों के सिम्टम्स भी थोड़े डिफरेंट है। अगर आपको ये बताऊं, जैसे कि डायरिया, पेन एब्डोमेन, नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, ये सिम्टम्स जो है वो काफी आ रहे हैं। ऑब्वियसली फीवर होना, खांसी जुकाम होना, ये क्लासिकल सिम्टम्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये भी सिम्टम्स आ रहे हैं। और एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, एक एंटिटी है जिसे हम मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। ये केवल बच्चों के अंदर आती है और ये बड़ी घातक बीमारी होती है। ये कोरोना के बाद इमीडिएटली आ जाती है, कोरोना से लिंक्ड है, इससे मौत हो जाती है अगर हम बच्चे का प्रॉपर आईसीयू में इलाज ना करें। तो इस वजह से ये डिफरेंट है एडल्ट्स के सिम्टम्स के साथ में। तो पेरेंट्स को ये सारे सिम्टम्स पता होने बड़े जरूरी है, ताकि वो समय रहते अपने बच्चे का टेस्ट कराएं और समय रहते जो है उसका जो है वो डॉक्टर से इलाज कराएं। डॉक्टर मलिक, मुझे लगता है ये जो सिम्टम्स आपने भी बताए हैं, इनको तसल्ली
दिल्ली से एक बार इस प्रोग्राम में रिपीट भी करें, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो उनको समझ सकें, चाहे तो नोट कर सकें कि अगर आपके बच्चे के अंदर ऐसा कोई भी सिम्टम आ रहा है तो आप उसको गंभीरता से ले, वो कोविड भी हो सकता है। लेकिन मैं इससे पहले जरा डॉक्टर मनियार का एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपने क्या देखा इस कोरोना की सेकेंड वेव के अंदर? बच्चों में मामले बढ़ते हुए पाए गए हैं? जी बिल्कुल, पहले वेव में हमारे पास काफी कम आए थे, जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया। अभी सेकेंड वेव में हम बहुत ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। उसके कई कारण हैं। ऑफ कोर्स इट इज बिकॉज जो नया जो वेरिएंट आया है वो ज्यादा इन्फेक्शियस है। वो बच्चों के लिए ऊपर उतना काइंड नहीं है जितना वो पहले वाला था। पर ऑल्सो बिकॉज पहले में सारे बच्चे लॉकडाउन में अंदर ही थे। अभी ये टाइम जब जनवरी फरवरी में जब नंबर्स कम हो गए तो एवरीबडी ऑफ कोर्स थोड़े थोड़े बाहर निकलना चालू हो गए थे, कंपाउंड में खेल रहे थे, कहीं बाहर जाना, रेस्टोरेंट में जाना वगैरह बढ़ रहा था। तो काफ़ी सारे बच्चे हम देख रहे हैं। फिर भी मैं उतना कहना चाहूँगा कि द नंबर ऑफ पीपल, बच्चे जो सिक होते हैं, जो ज़्यादा सिक होते हैं या हॉस्पिटलाइज होते हैं, वो फिर भी काफ़ी कम है, बल्कि ज़्यादा है पहले वेव से, बट फिर भी एडल्ट्स के हिसाब से काफ़ी कम है। वो जाहिर बात है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में बच्चों में कोरोना पाया जाना इस बार ज्यादा महसूस किया जा रहा है। बहुत ज्यादा जी, बहुत ही ज्यादा। हमारी टीम हमें बता दे अगर डॉक्टर शंकर भी जुड़ गई है हमारे साथ। जी हाँ, डॉक्टर झुमा शंकर हमारे साथ जुड़ गई हैं एम्स से। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। डॉक्टर मलिक है हमारे साथ रैडिक्स हॉस्पिटल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। हमारे साथ हैं डॉक्टर तुषार मनियार नानावती हॉस्पिटल से। उनका दोनों का एक्सपीरियंस ये है कि इस सेकेंड वेव के अंदर बच्चों में भी कोरोना आ रहा है, उस जितना पिछली बार देखने को मिला था उससे ज्यादा। आपका भी एक्सपीरियंस है ये? हाँ, जी एक्चुअली अभी तक जो हमारा जो ट्रॉमा सेंटर और झज्जर में अराउंड 15 से 20 बच्चे हैं, तो फिलहाल और उन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं। few of them, maybe 2-3 are on oxygen. So as we can see in AIIMS, definitely there is an increase. Like last time it would be around 8 to 10 बच्चे would have been admitted. मतलब काफी कम था, अभी उसकी मात्रा में थोड़ा सा ज्यादा है। एंड so this is the census as of now currently. डॉक्टर शंकर, अब इसकी वजह क्या हो सकती है? जैसा अभी डॉक्टर मनियार ने कहा कि पिछले साल सब लोग, बच्चे क्या, बच्चे बुजुर्ग सब लोग लॉकडाउन के अंदर थे, तो ऑब्वियसली उनका एक्सपोजर कम था। इस बार जब ये फर्स्ट वेव के बाद लोगों को लगा कि कोरोना चला गया शायद, और लोगों ने वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ दिया, तो बच्चे भी एक्सपोज हुए। उसकी वजह से है या ये जो सेकेंड वेव में जो नए किस्म का कोरोना कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं आया है, वो ज्यादा खतरनाक है? देखिए, इसके कई कारण हैं। मैं तो 3 कारण सोच सकती हूँ, जैसे आपने ऑलरेडी हाईलाइट किया कि एक तो ये जो दूसरा जो वेरिएंट है, क्योंकि काफी वेरिएंट्स हैं, वो काफी कंटेजियस है, पहली बात। दूसरी बात, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि पब्लिक में ऑलमोस्ट मैं जितने भी स्टेट्स में विजिट किया था बीच में, आई कुड नॉट फाइंड एनीबडी। मैंने देखा कि कई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, यूज ऑफ सैनिटाइजर, सब कुछ मतलब बहुत ही कम से खत्म हो गया था इन बिटवीन। एंड जो थर्ड रीजन था वो है कि अभी वैक्सीन आने के बाद लोगों का थोड़ा सा दे बिकेम मोर, थोड़ा सा लैक्सिटी आ गया था कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करने में। सो ये 3 रीजंस हम सोच सकते हैं कि जिस कारण से बच्चे ज्यादा एक्सपोज हैं, एंड बच्चों में टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है अभी। अच्छा, आप कह रहे हैं पहले टेस्टिंग भी कम होती थी बच्चों में? नहीं, जैसे अगर फैमिली में कोई इन्फेक्ट होता था तो हम लोग बच्चों का टेस्ट नहीं करते थे। हम लोग बच्चों को आइसोलेट करते थे वहीं पर, और हम उनका इलाज होम आइसोलेशन एंड माइल्ड सिम्टम्स, क्लोसिन वगैरह एडवाइस करते थे। बट इस बार वी आर ऑल्सो टेस्टिंग द चिल्ड्रन मोर। So, but that is not the primary reason। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो laxity, COVID inappropriate behavior and ये जो वैक्सीन आया है, because of that जो change in behavior हुआ है पब्लिक में, that has
probably contributed to the. अच्छा, आपने जब एक बात की, मैं जरा उस पर बाकी हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले लूं। आपने कहा कि पहले अगर एक फैमिली में कोई कोविड पेशेंट आ जाता था तो बच्चों को आइसोलेट कर देते थे, जरूरी नहीं समझते थे कि जब तक सिम्टम्स ना आए बच्चों का सीधे कोरोना टेस्ट कराया जाए। मैं भी जानता हूं, आई एम ऑल्सो पेरेंट, की पेरेंट्स जो है वो भी थोड़े से हिचकिचाते थे कि बच्चे का सीधे कोरोना टेस्ट करा लिया जाए। डॉक्टर मलिक, इस बार क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग, और वो क्या सिम्टम्स होंगे अगर वो आए तो बच्चे का टेस्ट जरूर कराया जाए? देखिए, मैं आपके जरिए पेरेंट्स को 2-3 मैसेजेस देना चाहूंगा जो कि डे टू डे मैं अपने हॉस्पिटल में फेस कर रहा हूं। पहली चीज तो ये है कि पेरेंट्स इतने पैनिक में आते हैं, जैसे ही हम उनको कोरोना डायग्नोज करते हैं, डॉक्टर साहब एडमिट कर दो, डॉक्टर साहब सीटी स्कैन करा दो, और अगर हम नहीं भी कराते हैं तो खुद करा के आ जाते हैं। मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा, आप अपने डॉक्टर की प्रोटोकॉल के हिसाब से जाए, पैनिक में ना जाए। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन, 90% से ज्यादा बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होने वाला होता। अगर हम बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं तो उससे नुकसान होगा। जैसे एक हम हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन भी कराते हैं तो 200 एक्सरे के बराबर रेडिएशन जाती है, जो कि बच्चों के अंदर रेडिएशन नहीं जानी चाहिए। मैंने देखा अक्सर सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेके मेरे पास आ जाते हैं, भाई ये किसने सुजेस्ट किया? डॉक्टर साहब हमने करा दिया। दूसरा, दे फोर्स फॉर एडमिशन। एडमिशन में भी मैं ये बताऊंगा, बच्चों की एडमिशन करने की बड़ी कम आवश्यकता पड़ती है, और बिल्कुल भी आप डॉक्टर को फोर्स नहीं कीजिए। और ऑक्सीजन अगर कम होती है या कुछ होता है तभी हम बच्चों को एडमिट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे को, जब भी उनको कोरोना होता है तो बच्चे को आइसोलेट करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, सौरभ जी के जैसे 2 हस्बैंड वाइफ हैं, एक ही बच्चा, दोनों को कोरोना हो गया। ऐसी सिचुएशन रोज मेरे साथ आती है, 2 बच्चे हैं और 2 हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चे नेगेटिव हैं। इमीडिएटली बच्चों को किसी क्लीन जगह पर, जो परिजन क्लीन है, चाहे नाना नानी है, दादा दादी है, वहां पे शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि ये महामारी का मामला है और इसमें हमारे को वो नहीं डॉक्टर साहब ऐसे कैसे भेजेंगे, ऐसे कैसे। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल जिसको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। बच्चा अकेले कमरे में रहेगा नहीं, तो उसको आप क्लीन कमरे में रख दीजिए। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को वार्निंग सिम्टम्स मैं जरूर बताना चाहूंगा। अगर आपके बच्चे को कोरोना डायग्नोस्ड है और उसको आप घर पे इलाज कर रहे हैं, आराम से घर पे इलाज कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई इनमें से वार्निंग सिम्टम्स आपको मिलते हैं, तुरंत हॉस्पिटल में रश कीजिए। कभी भी लगे कि बच्चा खा पी नहीं रहा, बच्चा सुस्त हो गया, लिम्प हो गया, या उसके होंठ या नेल्स जो है वो नीले पड़ने लग गए हैं, या हमें लग रहा है कि वो थोड़ी गफलत की हालत में आ रहा है, या हाई ग्रेड फीवर है, या पसली चल रही है, सांस तेजी से चल रहा है, अगर आपको ऐसी कोई भी चीज आती है तो वो इमीडिएटली आप जो है हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं इमीडिएटली, क्योंकि हो सकता है उसको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़े। बच्चे कई बार डिटीरियोरेट भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने सवाल पूछा, उसका मैं जवाब देता हूँ, ये आरटीपीसीआर या बाकी टेस्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। देखिए, इस वक्त जिस तरह से बच्चों के अंदर केसेस हो रहे हैं, मॉर्टेलिटी लगभग 2.7% है और 8% के करीब बच्चों के ऊपर ये कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हाई इंडेक्स ऑफ हमें सस्पिशन लेना चाहिए, और जब भी हमें लगता है कि बच्चे को फीवर आ रहा है और उसके साथ में लूज मोशंस हैं, या पेट में दर्द है, या खांसी जुकाम भी साथ में, और वायरल के फीचर्स हैं ऑन एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो हमारे को टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि समय रहते हम डायग्नोज कर लें और समय रहते हम बच्चे को, उन पेरेंट्स को भी हिदायत दे दें। एक और चीज बताना चाहूंगा, बच्चों को अगर हम समझाते हैं, मैं अपने क्लिनिक में अक्सर उनको समझाता हूँ, ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के डायग्राम्स वाले जो हैं वो कार्टून वाले मास्क आ गए हैं, हाथ बार बार धोते हैं, एंड दे आर गुड वॉरियर्स ऑल्सो। तो हमें उनकी हेल्थ एजुकेशन करनी भी बड़ी जरूरी है। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी डाइट के ऊपर खास ध्यान रखिए। जंक फूड मत दीजिए, मोटापा मत होने दीजिए, मोटापा एक हाई रिस्क है बच्चों के अंदर। और जितने भी बच्चों को चाइल्डहुड डायबिटीज है, चाइल्डहुड अस्थमा है, इनको कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि मौतें उन्हीं बच्चों की होती हैं जिनको साथ में कोमॉर्बिड कंडीशन, यानी जो कोमॉर्बिडिटी का जो खतरा अडल्ट्स के अंदर है कोरोना को लेकर के, खास तौर पर अगर किसी बच्चे को भी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई भी बीमारी है तो वो भी उतना ही ससेप्टेबल हो जाएगा, वो भी उतना ही ज्यादा प्रोन हो जाएगा ज्यादा नुकसान के लिए। अब डॉक्टर मनियार, आजकल जो मौसम चल रहा है, मैं मुंबई में नहीं जानता, यहाँ दिल्ली में तो बहुत लोग जो है नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन से भी परेशान हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मलिक बेहतर जानते होंगे, उनके पास ऐसे भी बहुत केसेस आते होंगे। तो ऐसे में पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज हैं कि भाई ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है, इसको एक दिन का बुखार है, या अब हम तुरंत टेस्ट करा लें, आप क्या एडवाइस करेंगे? हमारे यहाँ मुंबई में हम लोग किसी भी वायरल को सादा वायरल नहीं बोलते हैं इन दिस सीजन।
पहले के टाइम, पहले प्री कोविड टाइम्स में हम बोल रहे थे अब की बार एनी सिम्टम जो वायरल जैसा लगे, जैसे सर्दी हो, खांसी हो, गला खराब हो, या सिर्फ आंखें लाल हुई हो, बदन पे रैश आया हो, या जुलाब, उल्टी, पेट दर्द वगैरह शिकायत हो, अगर बुखार है तो कोविड टेस्ट करना जरूरी है और उसको कोविड ही समझ के चलना है। सादा फीवर है, रूटीन वायरल है, वो सब करने में बच्चों को भी लेट हो जाएगा डायग्नोसिस में। और मोर इम्पोर्टेंट कि बाकी घर के जो मेंबर्स हैं जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई घर में एडल्ट रहेगा जिनको और को मॉर्बिडिटीज हो सकते हैं, वो सबको इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि एज फार एज जो टेस्ट की जो बात है, जब पहले वेव में टेस्ट मोर एक्सपेंसिव था, अभी टेस्ट काफी कॉस्ट उसकी काफी कम हो गई है, बहुत सारी जगह पे फ्री में हो रहा है, अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, अवेयरनेस भी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन डूइंग जिनके टेस्ट हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा है पहले से। और जब तक ग्रैंड पेरेंट्स के पास बच्चों को भेजने का सवाल है, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। अगर पेरेंट्स घर में अपना बच्चों का ध्यान रख सकते हैं तो दैट में वो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि अगर आप बच्चे को पेरेंट्स का फीवर आने के बाद में आप ग्रैंड पेरेंट्स के पास शिफ्ट करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि बच्चे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है और वो ग्रैंड पेरेंट्स को इन्फेक्शन दे दे। मैं डॉक्टर मलिक से सहमत हूं कि अगर घर में कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, वो बहुत बीमार है, तो उनको कोई केयर टेकर के पास शिफ्ट करना जरूरी हो। जी ठीक है। डॉक्टर शंकर, हम लोग यहाँ ये बात कर रहे थे कि ये पेरेंट्स जो हैं, अगर बच्चे को माइल्ड सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, सर्दी खांसी बुखार जैसा कुछ दिखाई देता है, सीधे उसको कोविड टेस्ट के लिए ले जाना चाहिए, या वो कोई एक नॉर्मल जैसा होता है कि मौसम बदलता है तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, उसको नॉर्मल कोई वायरल इन्फेक्शन माने? देखिए, इसमें तो दो बातें हैं। एक तो अगर घर में ऑलरेडी किसी को कोविड है तो बिल्कुल हम सोचेंगे कि बच्चे को कोविड की संभावना है, तो उस कंडीशन में तो हम टेस्ट करेंगे। पर अगर घर में किसी को, परिवार में किसी को भी कोविड नहीं है और बच्चे को खाली जुकाम और खांसी हुई है, उनका लिंक शायद डिस्कनेक्ट हो गया बीच में, उनकी बात जो है अधूरी रह गई। वो एक डिस्टिंक्शन कर रही थी डॉक्टर मलिक कि घर में पहले से कोविड है या नहीं है। अगर है तो टेस्ट होगा ही, बच्चे का कराना ही चाहिए। लेकिन अगर घर में कोई कोविड सस्पेक्ट नहीं है और बच्चा ऐसे सिम्टम देता है डॉक्टर मलिक, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आज के माहौल के अंदर अगर बच्चे के अंदर वायरल के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वी शुड प्रिज्यूम इट टू बी कोरोना। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे को ये देखना नहीं चाहिए तो बच्चा बहुत छोटा है तो बाहर नहीं निकलता, ये तो हो नहीं सकता। उसका चांस कांटेक्ट किसी सर्वेंट से, किसी गार्ड से। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक सेकंड सर, मैं चाहता हूं इसको आप इलैबोरेट कर दें। ज्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो कहीं जाता नहीं है, वो तो नीचे भी नहीं उतरता, उसका कोई एक्सपोजर नहीं है, तो उसको तो कोविड हो ही नहीं सकता। ये एक आम मेंटालिटी है। देखिए, अगर हम बच्चों की बात करें तो आप ये मानेंगे सौरभ जी कि इस वक्त बच्चा तो कोई भी बाहर नहीं जा रहा, पेरेंट्स ही नहीं बाहर उनको जाने देते, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर कोरोना बढ़ रहा है। तो बच्चा बाहर नहीं जा रहा माना, लेकिन कोरोना तो घर में आ ही सकता है, मे बी थ्रू एसिम्प्टोमेटिक पेरेंट, मे बी थ्रू सम केयर टेकर, मे बी थ्रू सम आया, सर्वेंट, और कहीं से भी बच्चे को आ सकता है। मैं आपको बताऊं, 4 दिन पहले ही मैंने 4 महीने और 3 महीने के बच्चे को भी कोविड डायग्नोज किया है। और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत छोटे बच्चे को नहीं हो सकता, ये नवजात शिशु को भी हो सकता है और छोटे बच्चों को भी हो सकता है। अब मैं आपको 2-3 चीजें आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा जो उनके लिए बड़े काम की चीज होगी, जो रोज मेरे से पूछते रहते हैं। नंबर 1 वो पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब अब बच्चों को बाहर भेजें कि नहीं? बिल्कुल नहीं भेजना, लॉकडाउन में रखना है। आने वाले 4 से 6 हफ्ते स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन नहीं करना, खासकर कि हमारे बच्चे बिल्कुल वैक्सीनेटेड नहीं है इस वक्त। तो इस वक्त हमें उन्हें खासकर प्रोटेक्शन करके रखना है। जहां 1 साल प्रोटेक्शन लिया, वहां 2-3 महीने और प्रोटेक्शन करके रखनी है, जब तक वैक्सीनेट ना हो जाए, जब तक उनकी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाए। एक चीज। दूसरी चीज, 11 से 17 साल के बच्चों के अंदर ज्यादा इन्फेक्शन हो रही है। ऐसा नहीं है, 10 साल से छोटे बच्चों के अंदर भी 3-1% का रेट है, लेकिन 11 से 17
साल के बीच में खासकर बच्चे हैं जो कि थोड़े वल्नरेबल है। और ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी मूव है कि 10वीं और 12वीं के पेपर्स को उन्होंने डिफर कर दिया, नहीं तो ये बहुत बड़ा इवेंट हो सकता था सौरभ जी, सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता था। तो ये बच्चे, इसी से हमें ये सीख लेनी चाहिए, कोई भी बच्चों का कहीं पर भी इवेंट हो, बर्थडे पार्टी हो, ये सबको डिफर कर देना चाहिए हमारे को। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरेंट्स को पैनिक में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो पैनिक में रहेंगे तो ये प्रॉब्लम बच्चे के लिए ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने बताया, सीटी स्कैन करा के, बिना बात के ब्लड टेस्ट करा के और ये सब करा के बच्चे को होता कुछ भी नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक कोरोना होता है। डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, आपको मैं इसलिए रोक रहा हूं, लेकिन 2-3 जो मोटी बातें हमारे अभी तक के डिस्कशन से निकल करके आई हैं। 3 देश के जाने माने पीडियाट्रिशियंस हमारे साथ हैं। पहले, अगर आपको बच्चे में कोई भी सिम्टम नजर आए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपका डॉक्टर कोविड टेस्ट सजेस्ट करता है तो उससे हिचकिचाइए मत। बच्चे का कोरोना टेस्ट कराने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अपने आप कोई टेस्ट, कोई थेरेपी शुरू मत कीजिए। बच्चों को बाहर मत भेजिए। यह मत सोचिए कि अगर बच्चा बाहर नहीं जा रहा तो इन्फेक्शन घर नहीं आ सकता है। तो अभी तक की चर्चा से ये बातें निकली। कोरोना की इस दूसरी लहर में बच्चों को कैसे बचाएं? हमारे साथ 3 जाने माने पीडियाट्रिशियंस हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर तुषार मनियार, रवि मलिक डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुमा शंकर, और तीनों का मानना है कि इस बार बच्चों में ज्यादा देखे जा रहे हैं। एक सवाल डॉक्टर मनियार, बहुत सारे लोग आप लोगों को सुन रहे हैं, मेरे कुछ कॉलीग्स भी पूछना चाहते हैं कुछ सवाल आपसे। एक सवाल ये आया कि आज 1 साल से सारे हम लोग जितने भी अडल्ट्स हैं, हर कोई किसी ना किसी तरीके का कोई प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट लेने लगा है। कोई आयुर्वेदिक काढ़ा ही पीता है, तो कोई जिंक की टैबलेट खाता है, कोई कुछ और, कोई कुछ और। तो क्या बच्चों को आप एडवाइस करेंगे कोई सप्लीमेंट देना? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बच्चों को हम लोग सिर्फ विटामिन डी लेने को बोलते हैं। दैट इज द ओनली थिंग जो आप अभी तक प्रूवन है। विटामिन डी छोड़ के और कोई भी चीज प्रूवन नहीं है। जिंक या विटामिन सी या मल्टीविटामिन वगैरह ऑन रेगुलर बेसिस लेने का कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है। जब आप दवाई की बात करें तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बड़े लोगों में बहुत सारे सेल्फ मेडिकेशन हो रहे हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक दिए जाते हैं या आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह दवाइयाँ, वो सारी दवाइयाँ 15 साल के नीचे के बच्चों के लिए नहीं यूज करनी है। दिस मैसेज इज नॉट ओनली हमारे पेरेंट्स के लिए, और ऑल्सो उनको ध्यान रखना है कि कहीं उनके कोई डॉक्टर से सलाहकारी एडवाइस करे तो कोई अच्छे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लें कि ये सेफ है या नहीं है। जी डॉक्टर शंकर, आप क्या एडवाइस करेंगी बच्चों को? कोई एक प्रोटेक्टिव लेयर देने के लिए इन्फेक्शन से क्या कुछ ही कोई सप्लीमेंट या कोई और चीज देनी चाहिए या नहीं? नहीं, ओनली एडवाइस, खाली जो एडवाइस मैं देना चाहूंगी ये है कि घर में बनाया हुआ फूड खाएं एंड एटलीस्ट एक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डाइट में इंक्लूड हो। सो हेल्दी फूड एंड फूड कुक्ड एट होम। एंड अगर बाहर से आप खाना भी, मतलब कभी कभी बच्चे जिद कर सकते हैं, तो आप उसको अच्छे से सैनिटाइज करें एंड सी दैट इट इज कंप्लीटली सैनिटाइज्ड एंड सर्व्ड इन ए वे दैट नो वे कि कहीं से भी वायरस अंदर ना जाए। बट हेल्दी फूड और खाना जो घर में बनाया हो, ठीक है, एंड फूड में फ्रूट और वेजिटेबल बिल्कुल होना चाहिए। ऑलराइट, आपको एक्सटर्नल सप्लीमेंट नहीं सजेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। डॉक्टर मलिक, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इसका जवाब, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और इसके अलावा आपने ये भी महसूस किया होगा, हम सभी लोग देख रहे होंगे कि 1 साल के अंदर बच्चों के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। शायद वो बाहर नहीं जा पा रहे, या वो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे अपने फोन पे हो या टैबलेट पे हो या टीवी पर हो। इन सब प्रॉब्लम से आप कैसे डील करें? अगर बच्चा घर में बंद है तो उसे कैसे एंगेज रखें, इस पर भी बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि कोरोना का इस बार बच्चों के ऊपर कितना असर देखने को मिल रहा है, और हमारे साथ जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं देश के। उनका सबका यह मानना है कि इस बार मामले बढ़ रहे हैं। सबकी आम राय है कि बच्चों को बाहर भेजने का इस समय बिल्कुल नहीं है। आप बच्चों को घर में रखिए, सुरक्षित रखिए। अगर आपका डॉक्टर एडवाइस करता है सिम्टम्स के आधार पर कि बच्चे का टेस्ट कराना चाहिए कोरोना का, तो कराइए। कोरोना टेस्ट कराने से कतराना नहीं चाहिए, और किसी सिम्टम को आप हल्के में मत लें। हमारे साथ मुंबई से भी गेस्ट हैं और दिल्ली से भी गेस्ट हैं। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या बच्चों को भी कोई सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। डॉक्टर मलिक, आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, बच्चों के लिए मैं 5-6 हिदायतें देना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां तक सप्लीमेंट्स का ताल्लुक है,
मल्टीविटामिन हैं, विटामिन सी है। पेशेंट्स बहुत मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दे दो, उनका कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन अगर हम मल्टीविटामिन दे भी देते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितने शरीर को आवश्यकता होती है वो ले लेता, बाकी यूरिन में निकल जाते हैं। इम्यूनिटी के लिए बूस्ट करने के लिए देने में कोई बुराई नहीं है। मल्टीविटामिन वी कैन गिव एक्सेप्ट फॉर विटामिन ए एंड डी, जिसको भी हमें बहुत केयरफुली देना है, बिकॉज दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, दे आर फैट सॉल्युबल। तो अगर वो ज्यादा दे देते हैं तो कई बार उसके साइड इफेक्ट हो। डॉक्टर साहब ने ये कहा, डॉक्टर तुषार ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि विटामिन का डायरेक्ट रोल कोविड में कोई नहीं है, लेकिन ये 3-4 चीजें बतानी बड़ी जरूरी है। सौरभ जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहती है कि अगर बच्चा 2 से 18 साल के बीच में है, उसका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे स्क्रीन टाइम एजुकेशन का ही 4 से 5 घंटे हो जाता है, और उसके बाद बच्चा एंटरटेनमेंट भी उसके ऊपर करता है। तो ये बहुत समस्या वाली चीज है। ये ना केवल मानसिक संतुलन के ऊपर असर डालती है, लेकिन आंखों के लिए भी ये चीज ठीक नहीं है। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है कि स्क्रीन टाइम शुड बी रिड्यूस्ड। दूसरी चीज, बच्चों को रेगुलर नियमित एक्सरसाइज, इंडोर एक्सरसाइज करनी बड़ी जरूरी है, जिससे उनका मानसिक और इमोशनल हेल्थ भी ठीक रहती है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों के मोटापे को कंट्रोल करो। मोटापा जो है ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के अंदर। जो ओवरवेट है, जो ओबीस चाइल्ड है, खासकर कि आजकल जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बाहर जाते नहीं है और खाते हैं खूब, तो उससे वेट, मोस्टली मेरे पेशेंट्स का वेट बढ़ गया और वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं। वेट को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। अगर ओबीस बच्चे में कोरोना होगा तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो उल्टा होता है। हमारे यहाँ तो माँ बाप की पहली चिंता ये होती है कि हमारा बच्चा मोटा नहीं है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये मदर्स की काफी कंप्लेंट है, लेकिन कोविड में कहीं कहीं पे ये कंप्लेंट्स कम हो रही है। बच्चों की मानसिकता, अगर आपको याद हो सौरभ जी, ब्रेक में जाने से पहले आपने बड़ी अच्छी चीज बताई थी बच्चों की मानसिकता के ऊपर। इसमें मैं बताना चाहूंगा, बच्चे बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है, पढ़ाई को लेके भी अनसर्टेनिटी है, कोविड को लेके भी अनसर्टेनिटी है, पेरेंट्स को कोविड ना हो जाए, पेरेंट्स का लॉस ना हो जाए, ये भी बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है बच्चों के अंदर। तो उनको हमें सकारात्मक रखना बड़ा जरूरी है, उनको प्रॉपर एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। और हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग कोविड, मैं तो ये कहूंगा कि कोविड का एक अध्याय बच्चों को लगा देना चाहिए कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, ये कौन सा वायरस है, कैसे म्यूटेट होता है। बच्चों को इसकी एजुकेशन देनी बड़ी जरूरी है। मुझे आपका ये सुझाव आपका मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हम बड़े लोग तो समझ नहीं पा रहे, आप लोग डॉक्टर समझा रहे हैं, तो बड़े लोग तो समझ नहीं पा रहे कि कोरोना से अपने आप को कैसे बचाएं। अब अगर बच्चे ये सीख जाएंगे तो बच्चे ही शायद अपने माँ बाप को सुधार सकें। यही एक तरीका लगता है। डॉक्टर मुनियार, आपके लिए आपका कोई सजेशन बच्चों के लिए, उनके ईटिंग हैबिट्स के लिए, डाइट के हिसाब से, एक्सरसाइज, स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? सारी चीजें काफी कुछ कवर कर ली है। बाकी स्पीकर्स ने एक बढ़िया बात बताना चाहूंगा। ये आईपीएल का टाइम चल रहा है, T20। सो रिमेंबर, स्क्रीन तो यूज करना ही पड़े बच्चों को, मगर रूल ऑफ 20 शुड बी वेरी यूजफुल। 20 मिनट स्क्रीन पे हो जाए तो 20 सेकंड तक आंख स्क्रीन से हटा ले, और 20 फुट दूरी पे, जो बंबई या दिल्ली में खिड़की के बाहर देखने से ही मिलेगी, वो 20 फीट दूरी पे नजर फोकस करें, ताकि आपको 20-20-20 करके आंख को आराम मिल जाएगा, जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया, और आपका स्ट्रेन भी कम हो जाएगा। एक और बात अबाउट सोशल और मेंटल हेल्थ के लिए, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि उनको ऐसे ना हो कि मेरे दोस्त के पिताजी या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को ये बीमारी हो गई, कहीं मेरे पिताजी को ना हो जाए, कहीं मेरे घर में किसी को ना हो जाए, या मुझे कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उनको एजुकेट करना जरूरी है कि सबको ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, बच्चों को कम असर होता है, वगैरह वगैरह। ठीक, डॉक्टर शंकर, बच्चों की होलिस्टिक केयर के लिए आपके कोई सजेशंस? नहीं, जैसे कि ऑलरेडी आपके स्क्रीन में आपने फ्लैश किया है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं, बट ये भी है कि CDC और WHO ये भी बोलती है कि अगर बड़ा पार्क है या ओपन स्पेस है, तो 6 फीट की दूरी पर एटलीस्ट मेंटेन ए डिस्टेंस। एंड अगर जैसे स्मॉल फैमिलीज की 2 फैमिली के बच्चे खेल रहे हैं, सो दैट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और साइकिलिंग, जैसे साइकिलिंग कर सकते हैं इफ देयर इज एन ओपन स्पेस एंड दूरी रख के साइकिलिंग। सो सम ऑफ दीज एक्टिविटीज कैन बी, ये हम बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इंडोर
इंडोर फिजिकल एक्टिविटी, पर्टिकुलरली 10 साल से नीचे के बच्चों को, इनफैक्ट इवन अप टू 12 इयर्स बच्चे इंडोर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे. And this is what is affecting obesity and other things. So physical activity is a must. At least 30 minutes to 45 minutes of physical activity is very very important, especially during these times. क्योंकि जब हम physically active होते हैं उससे हमारे मानसिक संतुलन में भी वो confidence आता है and we feel mentally good. मैंने हमें मेंटली भी वो अच्छा लगता है. अच्छा, मैं ये सवाल आपसे अगर दूसरे तरीके से पूछूं डॉक्टर शंकर, एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल का, वो बच्चे का, अगर खासकर बच्चे की बात करें, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल का क्या कोविड के साथ कोई सीधा कोरिलेशन है? नहीं, ऐसे सीधा कोरिलेशन तो नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर ओबेसिटी हो रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब बच्चा ओबीज होने, देयर इज अ चांस कि बच्चा ओबीज हो जाएगा. एंड ओबेसिटी इज ए नोन रिस्क फैक्टर इवन इन चिल्ड्रन. जैसे आप सीडीसी और WHO के रिकमेंडेशंस देखेंगे कि ओबेसिटी इज ए कोमॉर्बिडिटी जिसमें सीवियर डिजीज हो सकती है. सो दीज आर ऑल इंटररिलेटेड. तो मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी, साइकिलिंग या समथिंग इन विच आप आइसोलेट कर सको, और 2 फैमिलीज जो कि अच्छे से प्रिकॉशंस ले रहे हैं उनके बच्चे, मतलब लिमिटेड ग्रुप, स्मॉल ग्रुप्स में आप डिस्टेंस मेंटेन करके आप फिजिकल एक्टिविटी करो. आई थिंक 30 to 45 मिनट्स वुड बी एडवाइजेबल. आपकी बातों से मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूं. मैं ये चीजें खुद घर में फेस करता हूं कि क्या साइकिल चलाने के लिए नीचे बच्चे को भेजना चाहिए, या बगल वाले फ्लैट में अगर उसका कोई दोस्त है तो उसके साथ खेलने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. ज्यादातर पेरेंट्स पैनिक करते हैं अगर ऐसा माहौल देखते हैं कि आप बच्चे का एक्सपोजर बिल्कुल बंद कर दें. डॉक्टर मलिक, क्या किसी सेफ एनवायरनमेंट में बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी के लिए या फ्रेंडली इंटरेक्शन के लिए भेजा जा सकता है? देखिए, फिलहाल का जो माहौल है उसमें तो मुझे लगता है कि बच्चे को इंडोर ही रखना चाहिए, और इंडोर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि बच्चा कर सकता है, नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ बट इवन फॉर द मेंटल दिस थिंग. आप बच्चे के साथ में इंटरेक्शन कीजिए, उसको एजुकेट कीजिए, उसके साथ बैठ के लूडो खेलिए. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन, और बहुत सारी इंटरेक्टिव गेम्स आती हैं जो कि आपको एजुकेशन भी देती हैं, और बुक्स पढ़िए, ये सब चीजें कीजिए. लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह का माहौल है सौरभ जी, अगर आंकड़ों के ऊपर जाए तो पिछले 1 महीने में हम 10 से 11 गुना केसेस कर चुके हैं. जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी कैटास्ट्रोफिक सी सिचुएशन है, जिसमें कि मैं बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव रहना चाहूंगा, खास करके अभी उनको वैक्सीन भी नहीं लगी हुई है. तो इस वक्त तो मैं यही कहूंगा कि इंडोर रहें आने वाले 4 से 6 हफ्ते, जब तक कि पीक आके नीचे ना चली जाए, उसके बाद वो बाहर जाए. लेकिन इंडोर एक्सरसाइजेस आर एडवाइज्ड एंड दे कैन डू इंडोर एक्सरसाइजेस, और पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शंस करें, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी बड़ी कम आएगी. डॉक्टर मुनियार, इसी पर आपका फाइनल कमेंट. आप एडवाइस करेंगे बच्चों को थोड़ा बहुत सेफ एनवायरनमेंट अगर लगता है पेरेंट्स को तो बाहर निकलने दें या पूरी तरह घर में रखें? जी, मैं डॉक्टर मलिक से सहमत हूँ. पहले नेक्स्ट 4 हफ्ते तक हमको जितना टाइट बबल रख सकते हैं उतने टाइट बबल में रहना है. ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आगे चल के जब कंट्रोल आ जाए तो डॉक्टर शंकर ने बताया वैसे धीरे धीरे आजू बाजू के दोस्तों के साथ मिलना सोच सकते हैं. बट नेक्स्ट 2 से 4 हफ्ते तक आप अपना खुद का जितना टाइट लॉकडाउन रखेंगे उतना जल्दी हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं. अदरवाइज we are all extremely worried about the current situation. बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर मुनियार, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और आपने आज जो बातें बताई हैं बहुत सारे लोगों को काम आएंगी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एक ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ेगा, लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ. हाय, आई एम सुरभि शर्मा. खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं. जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ.